नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं प्राइम डिबेट। भारत में एक बार फिर कोरोना की गिरफ्त में आ चुका है। हर रोज मरीजों के आंकड़ों में रिकॉर्ड इजाफा देखने को मिल रहा है। स्थिति इस कदर खराब हो चुकी है कि अस्पतालों में बेड खत्म हो चुके हैं, तो दूसरी ओर शमशानों में लकड़ियां। इन हालातों के बीच भी जनता की सुध लेने वाला कोई नहीं है। कहीं मास्क के नाम पर बर्बरता की जा रही है, तो कहीं आंकड़ों को छुपाकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। ऐसे में एक मंत्री के पत्र पर भी सियासत गर्मा चुकी है और आज इसी पर हम प्राइम डिबेट में चर्चा करेंगे और जिम्मेदारों से सवाल करेंगे। पर उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देश में दिन पर दिन कोरोना से हालात बेकाबू हो चुके हैं। बात बीते 24 घंटों की करें तो देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 1,61,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, जबकि 879 लोगों की मौत हो गई है। वहीं कोरोना अपनी दूसरी लहर में बेकाबू हो चुका है। जगह जगह लाशों का अंबार लग चुका है। स्थिति भयावह हो चुकी है और ये बात अब खुद पदों पर बैठे मंत्री कह रहे हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के कारण हाहाकार मचा हुआ है। हर दिन कोरोना के नए मामलों से रिकॉर्ड टूट रहे हैं और सबसे ज्यादा बुरी हालत राजधानी लखनऊ की है, जहां एक ओर अस्पताल के बाहर मरीजों की लाइनें लगी हैं, तो वहीं दूसरी ओर शमशानों के बाहर भी अंतिम संस्कारों के लिए लाइनें लगी हुई हैं। बता दें कि लखनऊ के 2 शमशान घाटों पर 77 अंतिम संस्कार किए गए और इन सभी का निधन कोरोना के चलते हुआ था। वहीं कब्रिस्तान में दफनाए जाने वालों का कोई भी ब्यौरा नहीं मिला है और सरकारी आंकड़े मौतों को कम बता रहे हैं। वहीं इस महासंकट के बीच कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा कि प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना की जांच बंद हो गई है, जो बेहद गलत है। शहर में इस वक्त 17,000 कोविड जांच किटों की जरूरत है, लेकिन 10,000 ही मिल रही है। बता दें कि ये चिट्ठी राज्य के मुख्य स्वास्थ्य सचिव, अपर मुख्य स्वास्थ्य सचिव को लिखी गई है। मंत्री का कहना है कि लोग लगातार मदद के लिए फोन कर रहे हैं, लेकिन सुविधा नहीं है, इसलिए मदद भी नहीं मिल पा रही है। इतना ही नहीं, मंत्री ने शिकायत की है कि स्वास्थ्य अधिकारी के दफ्तर में फोन नहीं उठाया जाता है, जिसके कारण दिक्कतें हो रही हैं। मंत्री ने अपनी चिट्ठी में अपील की है कि अस्पतालों में बेड की संख्या को तुरंत बढ़ाया जाए और टेस्टिंग पर भी जोर दिया जाए। वहीं सपा नेता अनुराग भदौरिया ने भी मामलों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए यूपी के हालातों पर चिंता जाहिर की है। वहीं ब्रजेश पाठक के बयान सामने आने के बाद उन्होंने सूबे के मुखिया पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उत्तर प्रदेश में हेल्थ व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है, पूरी तरह से टूट चुकी है। ये बात अब हम नहीं, उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री भी कह रहे हैं कि यहाँ ना टेस्टिंग की व्यवस्था हो पा रही, ना बेड की व्यवस्था है, ना एम्बुलेंस की व्यवस्था है। वो फोन करते तो अधिकारी उनके फोन का जवाब तक नहीं देते। जब कानून मंत्री का हालत एक, तो आम जनता कैसे जूझ रही होगी। कोरोना घर घर में फैला हुआ, लोगों की मौतें हो रही हैं, शमशान घाट पर लाश की लाइन लगी हुई है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी चुनाव प्रचार में बिजी है, उनको पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने में है। अरे कमाल की बात है, उत्तर प्रदेश जूझ रहा है। 1 साल पहले कोरोना आ चुका था, 1 साल पहले मुख्यमंत्री जी को तैयारी कर लेनी चाहिए थी, पूरी व्यवस्था कर लेनी चाहिए थी कि दोबारा कोरोना आएगा तो हम उसकी व्यवस्था तैयारी। आपने कोई तैयारी नहीं की, आप सिर्फ जाति धर्म की और मार्केटिंग इवेंट करते रहे, सिर्फ यही राजनीति करते रहे उत्तर प्रदेश के अंदर में। उत्तर प्रदेश की जनता के बारे में आपने सोचा नहीं, उत्तर प्रदेश के लोगों की कोरोना से मौतें हो रही इसके बारे में आपने चिंता नहीं की। आज उत्तर प्रदेश की हालत यह हो गई है कि उत्तर प्रदेश में लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। कोरोना से लोग जूझ रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी चुनाव प्रचार में बिजी रहते हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात किसी भी मुख्यमंत्री के लिए, किसी भी सरकार के लिए हो ही नहीं सकती कि उत्तर प्रदेश की जनता, प्रदेश की जनता परेशान हो, प्रदेश की जनता मौत से जूझ रही हो और मुख्यमंत्री जी प्रचार में व्यस्त हो। वहीं बेकाबू होते हालातों पर कोरोना को नियंत्रण बनाए रखने के लिए पुलिस को भी जरूरी जिम्मेदारी दी गई है।
वहीं जिस प्रशासन से हम स्थिति नियंत्रित करने की उम्मीद लगा रहे हैं, आज वही प्रशासन लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। मामला मध्य प्रदेश के भोपाल से सामने आया, जहां मास्क न लगाने पर पुलिस वालों की बर्बरता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि पुलिस वाले मास्क न लगाने पर लोगों को सरेआम लाठियों से पीटते नजर आ रहे हैं। वहीं इन तस्वीरों में देखने वाली बात यह भी है कि गाइडलाइंस का इस कदर पालन करवाते पुलिस वाले खुद बिना मास्क के भी नजर आ रहे हैं। एमपी से सामने आया ये इकलौता मामला नहीं है। लगातार ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जहां पुलिस की बर्बरता साफ तौर पर दिखाई देती है। वहीं बीते दिनों लगातार भोपाल के जेपी अस्पताल से भी कई मामले सामने आ रहे हैं, जिसने सीधे तौर पर स्वास्थ्य विभाग को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। बहरहाल कोरोना अपनी जद में लेने को आमादा है। अब इस किलर वायरस से बचना दिन पर दिन मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में प्राइम टीवी सवाल उठाता है कि अगर प्रशासन ही जिम्मेदारियों को सही से नहीं निभाएगा तो देश इस महामारी से पार कैसे पाएगा? क्या अब इस महामारी का हल सिर्फ लॉकडाउन से मिल सकता है? आखिर जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी को कब समझेंगे? कोरोना के कहर पर लोगों को हो रही असुविधा पर लगाम आखिर कब लग पाएगी? सवाल बड़े और गंभीर हैं, पर पूछने जरूरी है, क्योंकि इस बार दांव पर लोगों की जान है। स्पेशल डेस्क, प्राइम टीवी। तो देखा आपने किस तरह से कोरोना बेकाबू होता जा रहा है, हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। उसके बावजूद जिस तरह से पुलिस वालों की बर्बरता मध्य प्रदेश से लेकर तमाम जेलों में ये ऐसी कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिसमें पुलिस इस तरह की बर्बरता करती हुई नजर आ रही है, जिसको देखकर हमारे भी होश उड़ जाते हैं कि कहीं ना कहीं किस तरह से लोगों की गलती पर क्या डंडे बरसाना ही एक लास्ट उपाय रह गया है, और क्या नेताओं के मास्क नहीं लगे होते हैं तो उन पर कहीं ना कहीं कोरोना दूर भाग जाता है और पुलिस को वो बिना मास्क के दिखाई नहीं पड़ते हैं। इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच जहां लोगों में कोरोना का डर देखने को मिल रहा है, वहीं बिहार के शिवहर से एक ऐसी तस्वीर, तीसरी क्लास के बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बच्चा कोविड जैसी गंभीर मुद्दे पर बहुत ही क्यूट अंदाज में सरकार से अपील कर रहा है और सवाल पूछ रहा है कि अगर चुनावी रैलियां हो सकती हैं तो फिर स्कूल क्यों बंद हो रहे हैं। आप भी देखिए पहले ये वीडियो, उसके बाद मैं करूंगी इस चर्चा का आगाज। खुलते मेरा स्कूल तुम आ जाते हो कोरोना, खुलते मेरा स्कूल तुम आ जाते हो कोरोना, नेताजी की रैली में क्यों नहीं जाते हो कोरोना, नेताजी की रैली में क्यों नहीं जाते हो कोरोना, खुलते मेरा
से अब तो एक बच्चे बच्चे तक ये सवाल पूछने लग गए हैं कि क्यों चुनावी रैलियों में कोरोना तुम नहीं जाते हो? क्या लज्जा आती है कोरोना को चुनावी रैलियों में जाने में? और जब बच्चों के स्कूल खुलते हैं तो तत्काल प्रभाव से कोरोना को लेकर सख्ती बढ़ा दी जाती है, बंद कर दिए जाते हैं स्कूल, परीक्षाएं तक रद्द नहीं की जा रही। हालांकि 12th 12वीं और 10वीं की जो बोर्ड परीक्षा है उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लग रहा है, वहां कोरोना नहीं जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं स्कूल बंद हो जाते हैं, चुनावी रैलियां होती रहती हैं। और जिस तरह से कुंभ मेला चल रहा है वो तो बेशक ही चिंताजनक है, क्योंकि साधु भी अब कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। हालांकि सरकार इस पर क्या कर रही है ये जानने वाली बात है। क्यों अंतिम संस्कार के लिए लाइनें लगी हैं? क्यों जांच का दायरा नहीं बढ़ाया जा रहा है? क्यों प्रतिबंध लगाया गया है? क्यों लोगों को बेड मुहैया नहीं हो पा रहे हैं? और अब तो बीजेपी के केंद्रीय मंत्री भी ये बोलने लग गए हैं कि उन्हें उन तक के लिए बेड नहीं प्राप्त हो रहे हैं। ब्रजेश पाठक ने चिट्ठी लिखकर ये चिंता जताई है कि उनके पास बेड के लिए, एम्बुलेंस के लिए जब वो फोन करते हैं तो समय पर एम्बुलेंस तक नहीं आ पाती है। तो आप समझ लीजिए, जब कैबिनेट मंत्री के लिए एम्बुलेंस नहीं आ रही है तो आप किस खेत की मूली हैं? इस पर भी हम आज चर्चा करेंगे। और इस चर्चा का आगाज करते हुए आज हमारे साथ मौजूद है सपा से अपना पक्ष रखने के लिए विवेक पांडे, साथ ही साथ बीजेपी से अपना पक्ष रखेंगी शबनम पांडे जी। तो शबनम जी, मैं आप पर आना चाहती हूँ। अब तो एक बच्चा भी ये सवाल पूछ रहा है कि कोरोना क्या लज्जा आती है चुनावी रैलियों में जाने पर? ये हमारा सवाल नहीं, अब तो बच्चों तक का सवाल बन चुका है। और स्कूल क्यों बंद हो जाते हैं, पहले तो आप इसका जवाब दे दीजिए। देखिए, सबसे पहली चीज कि अगर चुनाव होता है तो इसमें चुनाव आयोग निर्णय लेता है कि चुनाव होना है या नहीं होना है। और अगर किसी भी राजनीतिक दल को आपत्ति होती है तो वो राजनीतिक दल चुनाव आयोग से अपनी ये रिक्वेस्ट रख सकता है और चुनाव आयोग उस पर संज्ञान लेगी और कार्रवाई करेगी। और स्कूल जहां तक बंद होने का, अगर स्कूल में कहीं से भी संक्रमण फैलता है तो सरकार की प्राथमिकता है कि बच्चों में संक्रमण ना फैले, उसको रोकने के लिए स्कूल को निश्चित तौर पे बंद कर देना चाहिए या सील कर देना चाहिए। तो चुनाव आयोग पे आपने डाल दिया, लेकिन आप ये भी तो कर सकते हैं, केंद्र की सरकार होने के नाते आपको पता है कि घातक कितना होता जा रहा है कोरोना, किस तरह से इसकी जो दूसरी लहर, अब तो तीसरे स्ट्रेन में भी हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, तो उस लहर को किस तरह से रोका जाए? क्या बंगाल में चुनाव है तो वहां कोरोना नहीं है, और जैसे चुनाव खत्म होंगे वैसे बंगाल की स्थिति भी क्या होने वाली है वो सबको नजर आ जाएगी। तौर पे कोरोना का संक्रमण जिस तरह विश्व के हर कोने में फैल रहा है, ये बहुत घातक है और बहुत चिंता का विषय और बहुत बड़ी चुनौती हर देश की सरकार के लिए है, हर प्रदेश की सरकार के लिए है। लेकिन लोकतंत्र में जो काम जिस संस्था को दी जाती है वो उस संस्था के इसमें होता है। अगर वकालत करने का काम वकीलों को है तो वकील ही कर सकते हैं, राजनीति करने का काम राजनीतिक दलों को है तो राजनीतिक ही कर सकते हैं। उसी तरीके से चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती है कि वो इन सब चीजों को अपनी तरफ से संज्ञान में ले और उस पर कार्रवाई करे। अगर सरकार उसमें दखल देगी तो निश्चित तौर पे विपक्षी हाहाकार करने लगेंगे कि सरकार अपने तरीके से चुनाव कराना चाहती है। तो इसमें जिसे भी, मैं बार बार कह रही हूँ, जिसे भी अगर परेशानी होती है वो चुनाव आयोग के समक्ष इसको रख सकता है और इस पर या चुनाव आयोग सुमोटो भी इस पे संज्ञान ले सकता है। शक्ति प्रदर्शन दिखाना, हालांकि ठीक है, हम बंगाल पर नहीं जाते, चुनाव आयोग पर आपने सीधे तौर पर डाल दिया, ठीक है, चुनाव आयोग पर आपने सीधे तौर पर डाल दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करें, आपके कानून मंत्री ब्रजेश पाठक की चिट्ठी जाती है कि उनके फोन करने तक पर एम्बुलेंस नहीं आ रही है। ये स्थिति आ गई है, जब ब्रजेश पाठक की फोन पर अगर एम्बुलेंस नहीं आ रही तो एक आम इंसान के फोन की तो मैं उम्मीद ही नहीं लगा सकती हूँ कि उसकी क्या हालत हो रही होगी। कीर्ति जी, निश्चित तौर पे ये संक्रमण जितना घातक है और जितना तेजी से फैल रहा है, ये बहुत चिंता का विषय है, बहुत संवेदनशील विषय है और इस पर सभी सरकारों को बहुत ही संवेदनशीलता के साथ काम करने की जरूरत है। पर एक बात मैं ये भी जरूर कहूंगी कि जहां 2 करोड़ की आबादी वाली दिल्ली हो या 3 करोड़ की आबादी वाली आर्थिक राजनीतिक राजधानी कहलाने वाली मुंबई हो, इन सब जगहों पे ये मोर और लेस यही स्थिति है जो आज आप लखनऊ में देख रहे हैं। तो इनसे कई बदतर नहीं ली हमने कि वहां पर इतना घातक बढ़ रहा है, हमें उत्तर प्रदेश में पहले रोक लगा देनी चाहिए। पूरी ये पहला समय है शबनम जी जब अंतिम संस्कार के लिए मुर्दा घाट पर बढ़ाई जा रही है स्थिति।
निश्चित तौर पे जिस तरीके की घातक स्थिति इन दोनों राजधानियों में है, एक हमारे देश की राजधानी, एक आर्थिक राजधानी, और लंबे समय से उत्तर प्रदेश से पहले वहां ये स्थिति आई, लेकिन वहां के किसी भी मंत्री ने आज तक इस पर उंगली नहीं उठाई कि परेशान है जनता। मैं इस बात के लिए बहुत खुशी भी जाहिर करती हूँ कि अगर हम सरकार में हो या सत्ता में हो, लेकिन अगर कहीं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जबरदस्त चूक की जाती है, जनता को में समस्याएं खड़ी होती है और उस पर कोई मंत्री आवाज उठाता है, उनकी जो कारगुजारी है उस पर अगर आवाज उठाए, चिट्ठी लिखे, तो ये एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है। क्योंकि सत्ता में रहने का मतलब ये नहीं है कि हम अगर कहीं से कोई हमसे चूक होती है तो उस पर हम उंगली ना मतलब उठाएं, शबनम जी, आप आवाज ना सीधे कह रही है उठाएं। अगर कोई अपनी आवाज उठाता है तो वो आपकी नजर में गलत हो जाता है? नहीं, देखिए, आवाज उठाने वाले किसी के नजर में कैसे गलत हो सकते हैं? अगर सही आवाज है तो उस पर कोई गलत नहीं हो सकता तो है। वो सही आवाज ही और तो उन्होंने उठाई है। आप जी, ये भी तो समझिए, वो सही आवाज तो उनके द्वारा उठाई गई है ना, कि उन्हें एम्बुलेंस नहीं मिल रही है इस वक्त। तो मैंने क्या कहा, ये एक स्वस्थ राजनीति और स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है कि सत्ता में बैठे मंत्री अगर इस प्रशासनिक चूक को नजरअंदाज किए बगैर या चापलूसी किए बगैर उसे सामने लाते हैं, तो ये एक तरीके से सत्ता के लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है। मैंने उनकी बुराई नहीं की। जी। और मैं चाहती हूँ कि जिस तरह की भी खामियां अगर हो, जिससे कि आम जनता को परेशानियां हो रही हो, वो निश्चित तौर पे चाहे मीडिया हो, विपक्ष हो, हमारे खुद सत्ता के नेतागण हो या कार्यकर्तागण हो, वो उठाते हैं तो सरकार उसका संज्ञान लेती है और उस पर कड़ी कार्रवाई करती है। सरकार लगातार स्थिति को सुधारने में कमर कस कहीं ना चुकी कहीं तो है, शबनम जी लगातार चूक हो कार्रवाई रही है कर ना। रही है। जी, एक मंत्री की चिट्ठी जाती है, आम लोग अभी तक बोल रहे थे, तब सुनवाई नहीं हो रही थी, अब मंत्री की चिट्ठी जाने पर संज्ञान लिया जाएगा। देखिए, ये इतना घातक संक्रमण है और इतनी तेजी से फैल रहा है जिसका कि अंदाजा इससे पहले किसी ने तो लगाया शबनम जी नहीं यही तो था। कह रहे, क्या सरकार हल्के में ले रही थी इसको, कि नहीं ये इतना नहीं, घातक सरकार नहीं ने होगा या कभी इसकी हल्के सुविधाओं को में बढ़ाया ना जाए? ना, सरकार ने कभी हल्के में नहीं लिया। देखिए, टेस्टिंग हम 1.5 लाख के करीब करते थे, सरकार मुख्यमंत्री जी ने 2 लाख तक शबनम जी, टेस्टिंग आपने की हर बात बार भी कहा है कही कि है। हमने बेड की सुविधा बढ़ाई है, हमने हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर की सुविधा बढ़ा दी है, हमारे डॉक्टर्स रेडी हैं इस चीज के लिए, हम रेडी हैं, लेकिन जैसे ही कोरोना का सेकेंड वेरिएंट आता है, सारी तैयारियां धरी की धरी रह जाती हैं। देखिए, जिस तरीके की तैयारियां थी, जो कोरोना हमारे देश में 2020 में आया था, इसी तरीके का सोचा गया था कि इस तरह का, तो वैसे वेरिएंट के लिए पूरी तैयारी थी। पर कोरोना ने जिस तरीके से अपना रूप रंग बदला और जो तीव्रता दिखाई, उसका अंदाजा यहाँ तक कि हमारे डॉक्टर्स फेटर्निटी को भी नहीं था। वो भी ऐसा अंदाजा नहीं लगा रहे थे कि इस तरीके का मारक क्षमता वाली कोरोना संक्रमण लखनऊ में या देश में इतनी तेजी से फैलेगा। तो सरकार लेकिन उसके लिए भी तैयारी कर रही है। हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में तो कई कहीं ना कहीं शबनम जी, आप लोग ने दूसरे की स्थिति देख के सीख ली ही नहीं, कि किस तरह से ब्राजील जूझ रहा था, किस तरह से अमेरिका जूझ रहा था। हमने लॉकडाउन करके इस पे काबू पाया था, उस समय भी ब्राजील अमेरिका की स्थिति ऐसी ही थी। वो पहले जो संक्रमण शुरू हुआ उसको भी वो तो नहीं संभाल पाए, जबकि उनकी स्वास्थ्य सेवा हमसे कई गुना बेहतर थी, पर हमारी सरकार ने उसको संभाला। लेकिन अब जो वेरिएंट आए हैं, निश्चित तौर पे वो एक चुनौती है और इस चुनौती को भी सरकार जल्दी ही काबू में करेगी और इस पर विजय करेगी। शबनम जी, बहुत दयनीय स्थिति होती जा रही है, हमारे हाथ से हमारी सारी सुविधाएं, जिस तरह से लोगों की जानें हैं वो निकलती जा रही हैं। आंकड़े आ रहे हैं 20 से 30 लोगों के प्रतिदिन मरने के, 77 लोगों की लाइनें लगी हुई हैं शमशान घाटों पर अंतिम संस्कार के लिए, उसमें लाइन लगानी पड़ रही है, टेस्टिंग पर लाइन लगानी पड़ रही है, एडमिट होने के लिए लाइन लगानी पड़ रही है। तो इंसान टेस्टिंग के लिए डर रहा है कि 5-5 दिन में अगर रिपोर्ट आ रही है, मिसमैच हो रहा है। प्राइवेट लैब्स क्यों बंद करी गई हैं? देखिए, टेस्टिंग को बढ़ाया गया है, भले ही प्राइवेट, लेकिन शबनम जी, प्राइवेट लैब्स क्यों बंद करी गई है, जब अभी जरूरत है हम लोग को सबसे ज्यादा प्राइवेट अस्पतालों की, प्राइवेट लैब्स की, उनके साथ एक संतुलन बनाने की और उसके आगे बढ़ने की, तो वो क्यों बंद करी गई, निर्धारित क्यों करी गई है जांचें?
देखिए, जिस वक्त मुख्यमंत्री जी ने प्राइवेट लैब का बंद किया था, उस समय यही समस्याएं आई थी कि कहीं कहीं पे कालाबाजारी जैसी चीजें हो रही हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए किया। अगर मुख्यमंत्री जी को लगता है कि हाँ, अब उसे जरूरी है, निश्चित तौर पे उसे भी छूट मिलेगा। निश्चित तौर पे इस बात को मैं समझती हूँ कि बहुत सी समस्याएं हैं और कहीं से भी इनकार नहीं करती कि हाँ, आम जनता बहुत परेशान है टेस्टिंग से लेके सभी चीजों के लिए, क्योंकि उन्हें जिस तरीके का संक्रमण फैला है, जितना घातक है, उनके लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। लेकिन सरकार भी लगातार बेड बढ़ाने की बात कर रही है। जल्दी ही अस्पताल ज्यादा बेड के साथ तैयार मिलेगा। कैंसर हॉस्पिटल को पूरी तरीके से कोविड हॉस्पिटल के रूप में समर्पित करा जा रहा है, ताकि वहां पूरे कोविड के बेड्स होंगे। और जनता की समस्याओं को आपके चैनल के माध्यम से भी मुख्यमंत्री जी सुन रहे होंगे और उनके नुमाइंदे, निश्चित तौर पे जनता के समस्याओं का हल जल्दी ही निकलेगा। उस पर गद्दा रख देने से वो बेड नहीं बन जाता है, वो हॉस्पिटल के बेड में तब्दील नहीं हो जाता है। जिस तरह से लोगों की इंस्टेंट मौतें हो रही हैं। विवेक जी, मैं आप पर आना चाहूंगी, आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी, 80 से 90 प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं अंतिम संस्कार के लिए। ये उत्तर प्रदेश में पहला मौका है जब इंसान की जिंदगी बचाने के लिए नहीं, हम उसे उसके अंतिम संस्कार के लिए प्लेटफॉर्म्स को बढ़ा रहे हैं। इस दयनीय स्थिति पर हम पहुंच गए। और दूसरा, जिस तरह की तस्वीरें लगातार वायरल हो रही हैं पुलिस की बर्बरता की, जिस तरह से वो लाठियां बरसा रहे हैं, क्या ये वाकई में सही है? और जहां रैलियों में हम बिना मास्क के बड़े बड़े नेताओं को देख रहे हैं और उन पर कोई एक्शन नहीं होता है, तो ये आम और खास का जो भेदभाव लगातार स्पष्ट तौर पर देखा जा रहा है। एक बच्चे तक को आपने सुन लिया, अब इससे ज्यादा क्या सुनना बाकी है? देखिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से पहले तो मैं इस मंच को धन्यवाद देते हुए एक बात कहना चाहूँगा। काफ़ी समय से ये जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के बड़ी बड़ी बातों का बखान कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार जनता की भारी मांग के चलते काफ़ी समय के बाद सक्रिय हुई है जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए। इसीलिए आज लोग मर रहे हैं, सरकार खामोश है। ये सरकार एक्चुअली जनता की इच्छाओं को पूरा कर रही है। जिस प्रकार से अभी इनकी प्रवक्ता ने बड़ी जिम्मेदारी से कहा, पूरा रिकॉर्डेड है, सब लाइव चल रहा है, पूरा देश देख रहा होगा, इन्होंने बड़ी जिम्मेदारी से कहा कि कोविड के संस्थाओं को बढ़ाया गया है। कुछ आंकड़े दिखा देता हूं मैं आपको। पिछली बार 31 कोविड संस्थान बनाए गए थे, कीर्ति जी ध्यान से सुनिएगा। इस बार केवल 22 कोविड अस्पताल हैं, जिसमें मात्र 12 कोविड अस्पताल निजी हैं, 600 उनमें बेड हैं और 84 मात्र वेंटिलेटर हैं। 1000 करोड़ का विज्ञापन चुनाव में तो दे देते हैं, लेकिन 1000 करोड़ के वेंटिलेटर खरीदने की इच्छा शक्ति सरकार नहीं रखती है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जनता की बहुत समय से, लंबे समय से यह मांग चली आ रही थी कि सरकार कुछ ऐसा करे जिससे जनता जमीनी हकीकत से रूबरू हो सके। कोई भी सरकार, किसी भी व्यवस्था की सरकार अगर अपने राज्य में, अपनी व्यवस्था में श्मशान गृह की एक व्यवस्था देती है तो मात्र इसलिए क्योंकि ये एक सामन्वयिक प्रक्रिया है कि इंसान आता है तो भाई एक सर्टेन टाइम के बाद उसका लाइफ साइकिलिंग प्रोसेस पूरा होता है और उसको जाना होता है इस दुनिया को छोड़ के। लेकिन ये विडंबना ऐसी कि सरकार सोचिए 70-80 प्लेटफॉर्म बना रही है मुर्दा घरों के अंदर व्यवस्था देने के लिए, शवों के दाह संस्कार के लिए। आप इसको इतिहास की अब तक की सबसे बढ़िया सरकार मानते हैं तो मैं बधाई देता हूं उस देशवासियों को, इस देश की जनता को, कि आपकी चुनी हुई सरकार जिससे आपने सबसे ज्यादा उम्मीदें लगाई थी, उसने आपको कोविड के इस भयानक परिस्थिति में स्वयं अपने ऊपर आत्मनिर्भर बना के सड़क पे छोड़ दिया। पहली चीज सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, आज मैं सुन रहा हूं, मैं नहीं चाहूंगा कि आज आप भी इंटरप्ट करिए। बिल्कुल, लेकिन अगर आप फिर राजनीति, नहीं, मैं राजनीति में नहीं, मैं सत्य, देखिए आप कहती है राजनीति मत करिए, छवि सुधार का इतना सुनिए, बिल्कुल मानना है, एक चीज बताइए कीर्ति जी, काम करने की जरूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष को भी मजबूती के साथ आगे आकर इस पर सहयोग देने की भी बहुत जरूरत है, क्योंकि कोरोना विपक्ष देखकर नहीं आएगा। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको कीर्ति जी एक बात बता दूं, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मंत्री को नहीं मिल रहा है बैठ, तो ये समझ लीजिए फिर विपक्ष को भी नहीं मिलेगा। मैं तो उम्मीद ही नहीं करता इस सरकार से, विपक्ष को, आपको क्या लगता है? विपक्ष तो उम्मीद ही नहीं करता इस सरकार से किसी भी तरह की व्यवस्था की या किसी भी तरह की समन्वयता की, क्योंकि इस सरकार के अंदर पूर्वाग्रह और
संकीर्ण मानसिकता की राजनीतिक जो प्रादुर्भाव की एक विचारधारा सीमित है, उसके बाद आप ये मत सोचिए, इन्होंने तो विपक्षी आवाज को दबाने का काम किया है। आपको क्या लगता है पूरे देश में, पूरे विश्व के स्तर में डेमोक्रेटिक कंट्री के लिस्ट से हमको बाहर किया जा चुका है? आपको शायद ना पता हो, आप इसको आंकड़ों को उठा के देख लीजिएगा। और इसके बाद अब आइए इस मुद्दे पे जो आज विषय वस्तु है कि जिस प्रकार से एक जिम्मेदार इन्हीं के नेता ने आज फिर पत्र लिखा। यह खतरे का संकेत उसी दिन अलार्मिंग सिचुएशन में आ गया था जिस दिन इनके गाजियाबाद के बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर अपनी ही सरकार के खिलाफ 100 से अधिक अपने ही सरकार के विधायकों के साथ सदन के अंदर धरने पे बैठ गए थे। दैट वाज अ फर्स्ट अलार्मिंग सिचुएशन इन फ्रंट ऑफ स्टेट। बट सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि संकीर्ण मानसिकता के साथ दमनकारी नीति और किसी की ना सुनना, किसी की सलाह को ना जानना, किसी की विचारधारा से न प्रभावित होकर के उस पर सोचना या कोई भी मंथन करना, इनको बस यह है कि जो हमने कह दिया वो शाश्वत सत्य है। आप मुझे एक बात बताइए, जिस प्रकार से आज प्रदेश की जनता सड़क पे है, जिस प्रकार से दुर्व्यवस्था फैली हुई है, इन्हीं के मंत्री एक पत्र लिखते हैं, उसके बाद भी कितनी गंदी और कितनी निकृष्ट राजनीतिक मानसिकता है कि देखिए आप छवि सुधार में लगे हैं। आप दो शब्द कह देते कि ठीक है हमसे गलती हुई, हम इसको सुधार की प्रक्रिया इस दिशा में लेकर के चलने का प्रयास कर रहे हैं, हम जिन गलतियों को हमने नजरअंदाज किया हम उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? योगी जी ने बड़ी वाहवाही करा दी, योगी जी ने बड़ी व्यवस्था दे दी, इतनी व्यवस्था दे दी कि 7-7 हजार में लकड़ियां बिक रही है कीर्ति जी स्मशान गृहों में। 12-12 हजार रुपए वसूले जा रहे हैं केवल स्टेशन से शवों को पहुंचाने के लिए शमशान घाट तक। पूरे लखनऊ में 2 विद्युत शवगृह हैं। आप एक बात बताइए, कोई सरकार किसी भी तरह के नए कंस्ट्रक्शन की जगह पे शमशान गृह बनवा रही है? ये उपलब्धि मानते हैं आप? हमारे देश की जनता, हमारे प्रदेश के लोग मर रहे हैं, हमारे बड़े बड़े हमारे बीच के बुद्धिजीवी मर रहे हैं। और ये पत्र कब लिखा गया? जब एक ऐसा बुद्धिजीवी जो लखनऊ को लखनऊ पढ़ाता था, मेरी बात को बड़ी जिम्मेदारी से सुनिएगा, जो लखनऊ को लखनऊ पढ़ाता था, जब वो चला गया इस लखनऊ को छोड़ करके, तब लोगों की चेतना जागी है। जमीनी नेता हैं जिन्हें जवाब देना होता है, जिनकी जवाबदेही होती है। ब्रिजेश पाठक जी को मैं आज से नहीं जानता हूं, मैं भी अधिवक्ता हूं, वो कानून मंत्री हैं, बखूबी जानता हूं। लेकिन एक चीज जान लीजिएगा, ये सरकार ब्राह्मण विरोधी है। कहीं ना कहीं 37 महत्वपूर्ण विभाग एक ऐसे मुख्यमंत्री के पास है जिसको काम करने का अनुभव नहीं है। कीर्ति जी, ठीक है, पुलिस की बर्बरता पर क्या कहेंगे आप? जिस तरह से लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं, सिर्फ ये मध्य प्रदेश की बात नहीं है, तमाम प्रदेशों में ऐसे हालात देखने मिल रहे हैं जहां मास्क ठीक है गलती है, लेकिन उस पर इतनी बर्बरता, इस तरह से पीटना, इस तरह से कृत्य करना, क्या ये सही है? मैंने बड़ी जिम्मेदारी से कहा था ना कीर्ति जी, ये मैंने कई बार डिबेट में ये विषय उठा चुका हूं, बात बता चुका हूं। आपके पास फोर्स कम है। आपने 2 दिन पहले जब हम डिबेट कर रहे थे, आपने कहा था सुझाव सकारात्मक, मैंने कहा था आपके पास फोर्स कम है। आप मुझे एक बताइए, एक मानवीय इंसान के आचरण को आप पहले अमानवीय आचरण में बदलने के बाद आप उससे कौन से मानवीय आचरण की उम्मीद करते हैं? एक जानवर को, मेरी बात सुन, तो मेरी बात तो सुन लीजिए। विवेक जी, कहां से स्पष्ट हो गया कि आपने ये बोल दिया कि ठीक है फोर्स कम है, लेकिन एक फोर्स आम लोगों के साथ वो बर्बरता कर रही है, खास लोगों पर उनका जोर नहीं चलता। मैं कुछ कह लूं, अपनी बात पूरी जूते कर तक लूं, साफ कर लिए जाएंगे, लेकिन मैं अपनी बात पूरी कर लूं अगर आप मुझे समय दें। जी, एक पुलिसकर्मी जो होता है उसकी छुट्टियां 2019 से लगातार बंद चल रही हैं। अब मेरी बात बड़े ध्यान से पहले सुन लीजिएगा, आप तथ्यों को समझ लीजिए, उसके बाद आप जो सवाल पूछेंगे मैं जवाब नहीं दूंगा। बिल्कुल, मैं तथ्यों को सुन लीजिए। उनकी, हाँ, तो मैं तथ्यों पे आ जाऊं। मानसिक जो भी हालात है वो मैं बहुत बार समझ चुकी हूँ, मैं बता रहा हूं, सुन लेकिन लीजिए। एक उस मानसिक हालातों में आकर अगर आप आम आदमी पर, जो एक ऑटो चालक है उस पर इस तरह से, या कोई कोविड पेशेंट है उस पर इस तरह से अगर आप लाठी बरसाते हैं, हाँ ठीक है, वो मुझे नहीं लगता वो मेरे कहीं इस मानसिक देश संतुलन का में कोई मतलब मेरे है। इस देश में संस्थाएं हैं, सुविधाएं हैं, मानव संसाधन मंत्रालय जैसे विभाग हैं, ठीक, पुलिस विभाग में भी एक से एक इकाइयां हैं। क्या कारण है कि एक पुलिस वाला आज भी 17 से 18 घंटे ड्यूटी करने के लिए मजबूर है? क्या कारण है कि 2 साल से एक पुलिस वाला अपने घर के बच्चे का इलाज नहीं करा पा रहा है, लेकिन दूसरों के जो पेशेंट है या दूसरों के घरों के जो बीमार है उनको अस्पताल ले जाने के लिए मजबूर है? आप एक बात बताइए, हम जिस समाज में, जिस परिवेश में जीते हैं, ये एक संस्कारिक परिवेश है। हमारे भारत को संस्कारिक देश कहा जाता है। मैं बात नहीं बदल रहा, मैं आपको यह बता रहा हूं कि इनकी चूक आप चूक कहां कर रहे हैं वो समझिए। मैं आपको फिर कह रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, पुलिस कर्मियों पे तनाव का बोझ कम करिए। ये तनाव का बोझ घर पे निकलेगा इस तरह से ही। ये तनाव का बोझ जहां निकल रहा है वो जनता के सामने है ना, वो चीज उसको तो मानिए, तो आप सुधार करिए ना। मैं तो कह रहा हूं, सरकार को मैं सुझाव दे रहा हूं, सुधार करिए ना, फोर्स बढ़ाइए। लोगों को निलंबित करके आधी सैलरी देके आपने घर पे बिठा रखा है, उनको बहाल करिए ना। आवश्यक सेवाओं में जोखिम भत्ता देके उनको घर पे बिठाने की जगह फील्ड में लेके आइए। वीडियो आपने भी देखा होगा,
मैं बिल्कुल पूर्ण देखा तरीके है। से मानती हूँ। बिल्कुल देखा देखा था है। एक बिल्कुल बच्चे देखा के है। सामने एक पिता को किस तरह से मारा गया। अमानवीय है, मैं इसकी घोर निंदा कर बिल्कुल है, चुका हूँ। एक ट्विटर पे मेरा बुजुर्ग ट्वीट के पड़ा सर हुआ है। पर लाठी डंडे बरसाए जाते हैं। ट्विटर पे मेरा ट्वीट पड़ा है, मैं इसकी घोर निंदा कर चुका हूं। एक बात जान लीजिएगा कीर्ति जी, बड़ी जिम्मेदारी से बताता हूं, पूरे देश में उत्तर प्रदेश पुलिस सबसे ज्यादा कर्तव्य का निर्वहन करने वाली पुलिस है। आए दिन कोई ना कोई धार्मिक कार्यक्रम, आए दिन कोई ना कोई रैली, आए दिन कोई ना कोई चुनाव उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के कारण सबसे ज्यादा होते हैं, चाहे वो धार्मिक परंपरा के कारण हो, चाहे राजनीतिक परंपरा के कारण हो। जब तक आप उत्तर प्रदेश की पुलिस का भार हल्का नहीं करेंगी, आप इससे अच्छी पुलिसिंग की उम्मीद नहीं कर सकती। आधे से ज्यादा पुलिसकर्मी जो सस्पेंड है, मैं इनको सुझाव दे रहा हूं, अगर बोलिए स्वीकार करने की क्षमता रखते हो, आधे से ज्यादा पुलिसकर्मी जिनको आपने आधी तनख्वाह देकर घर बिठा रखा है, उनको जोखिम भत्ता देकर तत्काल फील्ड में लाइए। आपके पास मैन पावर की कमी है, आपके पास फोर्स की कमी है। जब तक आप सही मैन पावर नहीं लेके आएंगे, आप पूरी तरह से सामाजिक व्यवस्था नहीं बना सकते। नहीं चाहिए तो मैं किस कहता तरह रहा से बर्बरता की हूं, जाए। आप 18 घंटे यहां पे एंकरिंग करिए, उसके बाद आपकी मनस्थिति जो रहेगी, कीर्ति जी आप बखूबी जानती हैं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं उस भार को कम कर दीजिए। 8 घंटे की कम करने की 8 जरूरत है। घंटे की ड्यूटी लेकिन करवाइए इस तरह ना। की बर्बरता भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नहीं की जाएगी। मैं कहां कह रहा हूं कि ये बहुत ही अच्छा सकारात्मक सहयोग शबनम जी, है। मैं तो इनको सुझाव दे रहा हूं, ले ठीक है शबनम जी, मध्य प्रदेश से लेकर तमाम प्रदेशों में पुलिस की इस तरह की बर्बरता सामने आती है, उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस अपना पल्ला झाड़ने के लिए ये बोल देते हैं कि वो ऐसी मानसिकता तक का था, कोरोना पेशेंट था, इस वजह से वो नहीं जा रहा था, इस वजह से हमने इस तरह का कृत्य किया, या वो ऑटो चालक कहीं ना कहीं आपराधिक मामलों में संलिप्त था, इसलिए हमने उसकी इस तरह से बर्बरता से बीच सड़क पर उसके बच्चे के सामने उसके साथ मारपीट की। दमोह में चुनाव होते हैं, तमाम राजनीतिक दल पहुंचते हैं, मास्क कहीं नहीं दिखाई पड़ता है किसी भी चुनावी रैली में, चाहे बंगाल ले लीजिए, चाहे आप किसी भी चुनावी रैली को उठा लीजिए, मास्क किसी के चेहरे पे नहीं दिख रहा। तो ये खास और आम में जो फर्क है, वो फर्क क्यों है? जी, मैं बहुत सी बातें अभी विवेक जी ने कहा, उसका भी जवाब देना चाहती हूँ और इन बातों का भी जवाब दूंगी। मुझे समय दीजिएगा, मैंने बहुत शांति से सुना है। सबसे पहली चीज, विवेक जी ने जो एक बयान दिया है, वो इतनी ओछी बयान है। राजनीति में मैं पहली बार इतनी खराब बयान सुन रही हूँ कि जहां जनता और उसमें से हमारे आपके भी लोग हैं, उनकी मृत्यु इस संक्रमण से हो रही है। ये वैश्विक महामारी ने हाहाकार मचाया हुआ है पूरे विश्व में, और वहां मरने वाले लोगों पे कह रहे हैं आप जनसंख्या नियंत्रण। शर्म आनी चाहिए। ऐसा बयान देते, शायद आपके परिवार में किसी की डेथ नहीं हुई है, आपके परिवार में कोई मरे और हम 22 कोविड अस्पताल आप चला रहे हैं और आप झूठा प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। नहीं, मैं चुप नहीं होऊंगा, आपका झूठा प्रोपेगेंडा मैं नहीं चलने दूंगा। आप समझ नहीं सकते, आपका झूठा प्रोपेगेंडा नहीं चलने दूंगा। आप लोगों की ये झूठी सरकार की छवि, आप लोग हताशा में है, निराशा में, आप लोग ये जो झूठा सरकार की छवि बनाने का पुलिंदा चला रहे हैं ना, उसकी देन है कि आज पूरी जनता भोग रही है। कि जनता के प्रति आप संवेदना भूल जाएं। चुप रहिए। वो संवेदना बंगाल में दिखाई दे रही है, वो संवेदना बंगाल में दिखाई दे रही है, जिस तरह बंगाल में सबसे ज्यादा देश में मरने वालों के आंकड़े आ रहे हैं सामने। चुपचाप सुना है, चुपचाप सुना है। सुनना इतना पड़ेगा आपको, संवेदनशील गलती बयान। विवेक जी। आप एक बात 11 मौतें हुई है कल बंगाल में, देश की सर्वाधिक मृत्यु दर है बंगाल में। जिम्मेदार कौन है? कौन है जिम्मेदार? 4,511 मृत्यु दर। इतनी संवेदनशील मुद्दे पर अगर राजनीति ना करते हुए अगर शांति सुने, नहीं, आप महाराष्ट्र को टारगेट उनको करते बोलना है हैं ना, आप आप उन्हें महाराष्ट्र बोलने को नहीं टारगेट दीजिए। करते हैं। बयान विपक्ष में, इससे विपक्ष की कारगुजारी ठीक है। दिखती है। विवेक जी, आपने अपनी बात रखी, अब शबनम जी को रखने दीजिए। जी बोलिए शबनम नहीं, जी। विवेक जी को सबसे पहले सोचना चाहिए, उनके परिवार में इस तरह की बात हो और जनता ये बात कहे कि आप जनसंख्या नियंत्रण कर रहे हैं, आप कैसा फील करेंगे? विपक्ष में होने का मतलब असंवेदनशील नहीं होना होता है। ठीक है, जहां चूक हुई है आप आवाज उठाइए, पर ऐसी ओछी राजनीति मत करिए कि आप संवेदना भूल जाएं। आपको आपके परिवार वाले भी माफ नहीं करेंगे ऐसे बयान पे। मैं तो कतई नहीं कर सकती ऐसा बयान देने वाले किसी भी इंसान को, कोई भी राजनीतिज्ञ हो, चाहे वो मेरे दल का भी क्यों ना होता, मैं इस पे आपत्ति व्यक्त करती। दूसरी बात, शमशान के अगर प्लेटफॉर्म इतिहास में पहली बार बन रहा है, विवेक जी सुनिए, अगर शमशान पे प्लेटफॉर्म पहली बार इतिहास में 80 बन रहा है, तो इस विश्व में इतना भयानक पेंडेमिक पहली बार आया। और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आज हमारी सरकार संवेदनशील होकर, चाहे इलाज से लेके शमशान घाट तक जनता को समस्याओं से दूर रखने का प्रयास कर रही है,
उसके तहत ये बहुत जरूरी है। अब तक उत्तर प्रदेश लखनऊ में एक ही इलेक्ट्रिक क्रिमिनेशन सेंटर था जो भैरव घाट में, और दूसरा हमारी सरकार ने पिछले साल मार्च में खोला और अभी 80 प्लेटफॉर्म बनाया। ये कहीं गलत नहीं है। अगर इंसान की मृत्यु होती है तो मृत्यु के समय भी उसकी अंतिम यात्रा में भी सम्मान के साथ होना चाहिए। इसका प्रयास हर सरकार को करना चाहिए। सम्मान हो रहा है कि वहाँ गाड़ियों के चलान हो रहे हैं, आप चाहे तो पता कर तीसरी लीजिए। बात इस हालांकि लखनऊ कोरोना कमिश्नरी ने संक्रमण इसको के खारिज दौर किया पर है भी और अगर व्यवस्था दी है। विपक्ष, विवेक जी आप भाषण देने नहीं आए डिबेट के लिए, मैं शांति से सुन रही थी, आप तमाम बातें बोल रहे थे हमारे लिए, लेकिन मैंने सुना। सब्र रखिए, सत्ता में हो या विवेक जी, मैं विपक्ष आपसे में सवाल हो, करूंगी, आप उठा लीजिएगा बोलना और मुद्दे। सुनना दोनों ठीक है। जरूरी होता है। बोलिए शबनम जी। तीसरी बात, इन्होंने इस इतने संवेदनशील मुद्दे पे भी ब्राह्मण विरोधी और तमाम ऐसे लांछन सरकार पे लगाए। ये ओछी राजनीति बंद कर देना चाहिए। विपक्ष का मतलब ये नहीं कि आप जनता के साथ नहीं खड़े होंगे, ऐसे समय पे जनता के साथ कंधे से कंधे मिलाकर उनकी समस्याओं और उनकी खुशी और दुख दोनों में शरीक होना चाहिए, चाहे सत्ता हो या विपक्ष हो। चौथी बात, आपने कहा जिस तरीके से पुलिस अत्याचार कर रही है, निश्चित तौर पे हम मित्र पुलिस चाहते हैं। हम इस तरीके के अमानवीय कृत्य करने वाला पुलिस, चाहे वो किसी भी प्रदेश में हो, हमारे प्रदेश में हो या विपक्षी पार्टियों की सत्ता वाले प्रदेश में हो, ऐसे पुलिस को कोई भी नहीं आदर करता, ना ऐसी पुलिस की जरूरत है। अगर हमारी सेना 24 घंटे काम करके भी सौम्यता के साथ काम कर सकते हैं, हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स 24 घंटे काम करके भी शांति से काम कर सकते हैं, हमारे मीडिया कर्मी 24 घंटे लगातार काम करके अगर शांति बरत सकते हैं, तो पुलिस को भी बरतना होगा। पुलिस इस तरीके का कृत्य जनता के साथ नहीं कर सकती, चाहे वो प्रशासन का कितना बड़ा अधिकारी हो, राजनीति का कितना बड़ा नेता हो, व्यापारी का कितना बड़ा व्यापारी हो, व्यापार का कितना बड़ा व्यापारी हो, किसी ओहदे पे हो, सौम्यता और संवेदनशीलता सामाजिक जीवन में जरूरी है। सिर्फ कार्रवाई के नाम पर सस्पेंशन क्यों दिया जाता है फिर? कैसे करेंगे आप उसका उपाय? विवेक जी, मैं पर आऊंगी। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ सस्पेंशन क्यों दिया जाता है? देखिए, किसी भी जो हमारे लोकतंत्र में कानून है, हम कानून से हटकर काम नहीं कर सकते हैं। उसने जरूर कानून तोड़ा है, पर विभागीय जांच होती है और उसके बाद उसका टर्मिनेशन होता है। आप डायरेक्ट टर्मिनेशन नहीं कर सकते हैं। पहले आप सस्पेंशन करते हैं, विभागीय जांच होगी, उसके बाद उसका टर्मिनेशन होगा। तो देखिए, ऐसे जी माफ कीजिएगा, मैं आपको 1 मिनट रोक रही हूँ, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, कोरोना से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। मुरादाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, एडीजे 3 की कोरोना से मौत। एडीजे 3 सत्य प्रकाश का हुआ निधन, इलाज के दौरान हुई मौत। तो इस वक्त की बड़ी खबर, एडीजे 3 माफ कीजिएगा एडीजे 3 की कोरोना से मौत हो गई है। बड़ी खबर मुरादाबाद से हम आपको दिखा रहे हैं, सत्य प्रकाश का हुआ निधन, इलाज के दौरान मौत हो गई है सत्य प्रकाश की। एडीजे 3 की मौत मुरादाबाद से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। तो कोरोना का कहर लगातार जिस कदर बढ़ता जा रहा है शबनम जी, लगातार मौतों के आंकड़े जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इसको संभालना होगा, राजनीति से हटकर इसको संभालने की जरूरत है। मैंने भी अपने बहुत से साथी को इन 1 हफ्ते में खोया है। इस बात का दर्द मुझे भी है और मुझे लगता है पूरे जनता को होगी, विश्व के सारे नागरिक को होगी, क्योंकि ये दर्द बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन निश्चित तौर पे किसी को खोना बहुत बड़ा दर्द है। लेकिन ये संक्रमण इतनी तेजी से फैल रहा है कि इलाज के दौरान अगर लोगों की डेथ होती है तो हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स पे भरोसा रखिए, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। टीम 11 की लगातार बैठक होती है, उस बैठक में क्या निष्कर्ष निकल के आता है? क्यों प्राइवेट लैब्स में टेस्टिंग को बढ़ाया नहीं जा रहा है? जब मैं लगातार कह रही हूं कि ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट पर जोर देना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रधानमंत्री तक ने आके बोल दिया है कि शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है अगर आपके वहां पे ज्यादा केसेस निकल रहे हैं, लेकिन जांच का दायरा बढ़ाइए।
जांच का दायरा 2 लाख के करीब किया गया है। सैनिटाइजेशन सारे मोहल्ले में करने की मुख्यमंत्री जी ने दे दिया। सैनिटाइजेशन में तमाम गाड़ियों को लगा दिया गया है। विभिन्न विभागों के और हैंडलर से भी सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। जहां पे कोरोना ज्यादा निकल रहा है, जिन मोहल्ले में, उनकी बैरिकेडिंग कर दी जा रही है। बेड्स को बढ़ाने की बात तमाम अस्पतालों में सरकार ने किया है। तो टीम 11 की मीटिंग में बहुत से ऐसे निर्णय लिए जा रहे हैं और उनको धरातल पर उतारा जा रहा है। ये संक्रमण निश्चित तौर पे जल्दी ही काबू में लाया जाएगा। लेकिन मेरी संवेदना सभी लोगों से है जिनके घर में ऐसे लोग पीड़ित हैं, और उम्मीद करती हूँ वो लोग को इलाज मिल रहा होगा और निश्चित तौर पे वो जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे। जी, क्या लगता है जो स्थिति है राजनीति से परे बहुत ज्यादा चिंताजनक है, क्योंकि लगातार आप अपने साथियों को खो रहे हैं। हमने न जाने कितने घर परिवारों ने अपने बेटे, पिता, माँ, बाप, बेटी, पता नहीं कितने लोगों को खोया है, और उनके लिए सोचिए मानसिकता क्या है। और ये स्ट्रेन ऐसे इतना घातक है कि ये साइलेंट किलर की तरह आपके ऊपर अटैक कर रहा है और सीधे डेथ, इस तक की स्थिति आ गई है। तो राजनीति से ऊपर उठकर हम लोग को सोचने की जरूरत है। कीर्ति जी, राजनीति से ऊपर उठ के कई बार सुझाव दे चुका हूं, और अभी भी देखिए जो खबर आई है, सुझाव के साथ साथ सुन विवेक लीजिए, जी साथ देने सुन की तो भी लीजिए। जरूरत है। साथ कैसे दिया जाता है बताइए आप मुझे, साथ कैसे देंगे आप? जब आपके सुझाव ही नहीं सुने जा रहे हैं तो आप साथ की उम्मीद कहां से करेंगे? सीएम मुख्यमंत्री से तो उनके अपने लोग तो मिल ही नहीं पाते हैं। हम जाएंगे मिलने, आपको लगता है वो हमको समय दे देंगे? और बहरहाल मुद्दे की बात छोड़िए, राजनीति में जो नहीं करनी है। अभी मेरे लिए देखिए सबसे ज्यादा मेरे शब्द इसलिए लड़खा रहे हैं क्योंकि आज फिर अभी सुबह तक 2 और वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे लखनऊ हाईकोर्ट के जो अवध बार के मेंबर थे, वो सूचना आई थी। अब एडीजे 3 मतलब हमारे न्यायालय के लिए बहुत बड़ी क्षतिपूर्ति है। मतलब मेरे पास शब्द, जैसे मेरे डिबेट का पूरा लय टूट चुका है। देखिए कि मैं मतलब बैठा हूँ, डिबेट कर रहा हूँ, और पुनः मेरे सामने खबर आ रही है कि मेरे न्यायालय से ही एक और हमारे ही न्यायालय परिसर के एक सदस्य इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। अब मैं आता हूं उस विषय पे जिस विषय पे ये कह रही थी। छवि सुधार का कार्यक्रम आप चलाते रहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मुझे बताइए बड़ी जिम्मेदारी से, एडीजे 3 तो चले गए, चलिए ये सरकारी होते हैं। जो हमारे अधिवक्ता मर रहे हैं उनके लिए सरकार ने क्या व्यवस्था कर रखी है? जो हमारे पत्रकार मर रहे हैं उनके परिवारों के लिए सरकार ने क्या व्यवस्था कर रखी है? जो स्वतंत्र पेशेकार मर रहे हैं उनके परिवारों के लिए सरकार ने क्या व्यवस्था कर रखी है? ये वो तबका है कीर्ति जी जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है। ये वो तबका है जिसकी ना तो कोई फिक्स इनकम होती है और ना ही जिसके पीछे कोई ऐसा बैकग्राउंड मजबूत हर इंसान के पीछे खड़ा है कि उसको कोई आर्थिक समस्या नहीं होगी, ना उसके परिवारों को होगी। विवेक जी, आप शायद तक स्थिति नहीं, समझ मैं आपका ध्यानाकर्षण करना चाह रहा हूं इस विषय पे। वही मेरी बात तो सुनिए। जब एक वरिष्ठ मंत्री इस ओहदे पर बैठ के, कानून मंत्री जब फोन करते हैं और उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो आप आम जनता को, तो मैं तो कह रहा हूं, ये बताइए, कार्रवाई और कानून समाज के लिए, जनता के लिए बनाया जाता है ना? कैसे निकले उस पर सोचना है। कानून समाज और जनता के लिए बनाया जाता है। अब हमारे लिए एक एक जान भी बहुत कीमती है। वो तो छोड़ दीजिए, ये बात तो कहने के लिए अच्छी है। अब फिलहाल मौजूदा वर्तमान स्थिति में तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन बहरहाल कानून से ऊपर जनता की जान हो गई है क्या? अगर मैंने आपको एक सुझाव दिया, आपने मुझे प्रक्रिया बता दी, निलंबन ऐसे होता है, वैसे होता है, क्या कानून से ऊपर जनता की जान है? इस समय जनता मर रही है, हमें जरूरत है मैन पावर की। कीर्ति जी, एक वॉलंटियर के ऊपर बस जिम्मेदारी से इतना पूछ लीजिए कितने कोरोना पेशेंट हैं, शायद आंकड़ा इनको भी नहीं पता होगा। एक वॉलंटियर कितने कोरोना पेशेंट को अकेले डील कर लेगा? कीर्ति जी, क्या वो काम करते करते वो कोई रोबोट मशीन है क्या? वो 24 घंटा काम करेगा? और कैसे करेगा? जो सामने वाला संक्रमित है वो भी वही शरीर है, वही शरीर उसके पास भी है। लेकिन जब तक आप उसको मैन पावर नहीं देंगे, उसको रिप्लेसमेंट नहीं देंगे, उसके शरीर को आराम नहीं मिलेगा, तो आपको नहीं लगता कि ये कोरोना वॉरियर्स की भी जिंदगी को खतरे में डालने वाला पूरा प्रोपेगेंडा चल रहा है? हाँ, क्या उसकी शरीर को संक्रमण नहीं होगा क्या? आप क्या बात कर रही हैं? मैं आपको सुझाव दे रहा हूं, ये मुझे कानून पढ़ा रही हैं। आपसे ज्यादा कानून पढ़ता हूं मैं, यहाँ पे पढ़ाने की बात नहीं, मैं आपको एक सुझाव दे रहा हूं। लेकिन मुझे लगता है जब हमारे देश पर कोई संकट आता है तो हमारे वॉरियर्स इतनी हिम्मत रखते हैं कि वो 24 घंटे भी खड़े होने को तैयार नहीं संभाला है। ये पुलिस वाले, ये डॉक्टर्स, ये विद्युत कर्मी, सैल्यूट करिए। और साथ में सरकार से ये भी कहिए, 3 दिन पहले डॉक्टरों का वीडियो वायरल हुआ था कि 3 महीने से सैलरी नहीं आई है। कीर्ति जी, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, काम आपको सारे चाहिए, लेकिन आर्थिक अनुदान, आर्थिक जो जरूरतें होती है वो परिवार से जुड़ी होती है। हर जगह आप केवल वाहवाही का प्रोपेगेंडा नहीं चला सकते। चलिए, मैं झूठ बोल रहा हूं, वो वीडियो तो डॉक्टर्स का झूठ नहीं बोल रहा है ना, जो वीडियो वायरल है। आप चाहे तो मैं दे दूंगा। ठीक है शबनम जी, कहीं ना कहीं विवेक जी जो कहना चाह रहे हैं, जो कोरोना वॉरियर्स मर गए, पुलिसकर्मी, 50 लाख का बीमा अनुदान उनके परिवारों को मिलना था,
पूछ लीजिए जरा कितनों को ठीक है मिला। शबनम जी, मनोबल बढ़ाने की जरूरत है, इस स्थिति में मनोबल बढ़ाने की लोगों की जरूरत है, और वो मनोबल कैसे बढ़ेगा ये आप पर निर्भर करता है, आपकी बातों पर निर्भर करता है। देखिए, मैं तमाम डॉक्टरों से भी मिल रही हूँ, डिफरेंट अलग अलग चैनल्स पे जाती हूँ, तमाम डॉक्टर्स भी होते हैं और उनका मनोबल बहुत ही मजबूत है। वो बार बार इस बात को हम लोगों को तसल्ली उल्टा देते हैं कि देखिए हम सभी लोग टीम में मिलकर काम कर रहे हैं। और ये जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के, चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे नहीं उनकी मानेंगे। पार्टी के कार्यकर्ता और हों, ये सभी के सभी ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान बेसमय गैर देते जिम्मेदाराना हैं। है। कोई कहता है वो दिख रहा वैक्सीन बीजेपी का है, वैक्सीन को लगाने पे शंका व्यक्त करते हैं। तो जब आपके आज देश ये की कह दो रहे हैं सर्वोच्च कि उसको संस्थाएं उसको अनुदान खारिज दे करें, दिया जाए। तो आप देखिए, भरोसा पहली नहीं कर सकते हैं। प्राथमिकता अनुदान देना नहीं, पहली प्राथमिकता जान बचाना है जो और हमारी जनता को अच्छे इलाज देना है। तभी आपने भत्ते काट लिए थे, तभी पीएम केयर का आज तक आपने हिसाब नहीं दिया, वो पैसा कहाँ गया? दुनिया से आए हैं, आपके समय में कितने थे पुलिस वाले, कितने डॉक्टर्स थे? ये जितने पुलिस रिफॉर्म के काम हुए समाजवादी पार्टी की सरकार में हुई है, जाके पहले बड़ा होमवर्क करके आरोप आइए। प्रत्यारोप का ये दौर प्लीज मत शुरू करिए। तो समझाइए उनको, सुझाव लेने की जगह छवि सुधारना चलाएं। शबनम जी, स्थिति बहुत खराब है। देखिए, तो कर्मियों की कमी थी, लेकिन ये आपने संभालेंगे। उस पर कुछ नहीं किया। आज जब इस समय ये संभालेंगे, मिलकर इनको काम नहीं करने फर्क का पड़ता है, कीर्ति जी लोग तो मर रहे आप हैं, उंगली उस उठाने पे कोई का व्यवस्था काम नहीं है इनके करते पास। हैं। और ऐसे मुद्दे पे पूछिए जिसका कितने आज कोरोना कोई कोरोना इस समय जरूरत नहीं, टेस्टिंग सबसे चल रही है पहली पूरे प्राथमिकता प्रदेश के अंदर, ये पूछ लीजिए जनता को कितने कोविड इलाज सेंटर देना, संचालित है, ये पूछिए जनता को कितने बेड है यहाँ पे, ये बगैर पूछ समझ लीजिए जाओ क्या उनका लखनऊ में टेस्टिंग वेंटिलेटर होगा, कितने हैं, ये उनका पूछ लीजिए कॉन्टैक्ट पीपीई किट ट्रेसिंग कितने हैं, वो होगा, पूछ लीजिए, अगर कोई आंकड़ा नहीं होगा इनके पास। होती है तो उसकी अंतिम यात्रा का शबनम जी, की तैयारी मैं कर। सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि स्थिति जो दिन पर दिन खराब होती जा रही है, लोग वैक्सीन लगवाने पहुंच रहे हैं, हालांकि वैक्सीन में भी लंबी लाइन, टेस्टिंग में भी लंबी लाइन, अंतिम संस्कार में भी लंबी लाइन, और हम एडमिट होने की तो बात ही भूल जाएं क्योंकि बेड ही नहीं है, लोगों को मुहैया नहीं हो पा रहे हैं। और ये असलियत है, जमीनी स्तर की असलियत है। मुझे किसी को डराना नहीं है, सिर्फ मुझे आगाह करना है किस तरह की स्थिति है, तो लोग इसको समझें और इस पर खुद भी सतर्क रहें। हर कार्रवाई, हर चीज सरकार की तरफ से नहीं हो सकती, तो आप भी थोड़ा सतर्क रहें। हालांकि शबनम जी, प्रदेश सरकार को बहुत कुछ कड़े कदम उठाने हैं, तो क्या अब लॉकडाउन की तरफ ही बढ़ रहे हैं हम? वो भी उपाय नहीं है, लेकिन उसके अलावा और कुछ स्थिति अब दिख नहीं रही है। देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है ये चिंता का विषय है। और अगर हम लॉकडाउन भी लगाते हैं तो हमारे प्रदेश में या देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो रोज कुआं खोदते हैं और रोज पानी निकालते हैं, मतलब वो रोज कमाते हैं और रोज अपना घर चलाते हैं। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पे एक संकट खड़ा होता है। सरकार चाहती है कि उससे पहले ही हम सारे जो कदम है उठाकर इस संक्रमण को कहीं ना कहीं चेक करें, उसमें जनता की सहभागिता और सरकार और प्रशासन के द्वारा उठाए गए कदम मजबूती से धरातल पर उतरे। इस बात को मैं मानती हूँ कि बेड की कमी है, लेकिन अगर लाइन की बात देखिए तो जितनी जनसंख्या है निश्चित तौर पे उस पर लाइन लगना वाजिब बात है, क्योंकि वैक्सीनेशन 45 प्लस पे अभी शुरू हुआ है। तो जितने भी 45 प्लस के हैं सबके सब वैक्सीनेशन कराने आएंगे। और संक्रमण का जो दर है इतना तेज है कि अपना RT-PCR टेस्ट कराने वालों की भी लाइन है। निश्चित तौर पे आपके चैनल के माध्यम से भी गुजारिश करूंगी, प्राइवेट लैब्स में वैक्सीन की सुविधा उपलब्ध कराने की बात हो रही है, इसीलिए प्राइवेट लैब्स में टेस्टिंग की बात हो रही है। व्यवस्था दुरुस्त करानी है, मैन पावर को बढ़ाना है, सुविधाओं को बढ़ाना है। शबनम जी, तौर पे सरकार सभी बिंदुओं पर विचार करेगी और सरकार की सारी प्राथमिकता जनता है, जनता से बढ़कर कोई भी नहीं है। और सरकार इस पर जो भी कदम उठाएगी मजबूती से उठाएगी और जनता को इन समस्याओं से, क्योंकि हम कहीं भी समस्याओं से इनकार नहीं कर रहे, जिस तरीके का इमरजेंसी टाइम आया है इससे उबारने के लिए सरकार पूरी व्यवस्था करने को वचनबद्ध है और सरकार ही इसको करेगी। जनता की सहभागिता जरूर चाहिए हमें। ठीक है विवेक जी, आपको क्या लगता है, आपका क्या दायित्व बनता है इसमें विपक्ष के तौर पर? आप किस तरह से इसमें सहयोग देने वाले हैं? मैं राजनीति नहीं चाहती हूं कि हाँ उन्होंने ये चीज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आप अपना दायित्व स्पष्ट कर दीजिए। अपनी नीतियां स्पष्ट करें पहले, क्योंकि ये इतनी देर से ये तो बता रही है कि सरकार नीतियां बना रही है, लेकिन वो नीतियां क्या है वो अभी तक जमीनी स्तर पर ये नहीं बता पाएंगे। कितने बेड बढ़ाने जा रहे हैं, कितने वेंटिलेटर नए आ रहे हैं, कितने नए कोविड सेंटर संचालित होंगे, या किस दशा में किस प्रकार के रोगियों को कहाँ शिफ्ट किया जाएगा। सारे कोविड पेशेंट तो है नहीं,
जो पेशेंट कोविड से नहीं संक्रमित है, दूसरी बीमारियों से ग्रसित है, उनका क्या? ओपीडी तो बंद हो चुकी है अधिकतर अस्पतालों में, उनके बारे में आप बात नहीं कर रहे हैं। स्कूलों से जिस प्रकार से 10 से 30% की फीस वृद्धि और किताबों के मूल्य बढ़ाए गए हैं, उस पर आप कोई बात नहीं करते हैं। जो रोज जिन्होंने कहा कुआं खोद करके पानी पीते हैं, उनके लिए आपकी क्या योजना है, उस पर आप कोई बात नहीं करते हैं। अधिवक्ता, पत्रकार, लेखक, ऐसे बहुत सारे वर्ग हैं कीर्ति जी, जिसके बारे में सरकार ने कोई स्थिति साफ नहीं की है। अब मैं कहता हूं सुझाव पे, तो ये सुझाव लेंगे नहीं। अब मैं कहूंगा, जब सवाल उठाऊंगा तो ये कहेंगे आलोचना कर रहे हैं। तो आप ही स्थिति स्पष्ट कर दीजिए ना। हम तो हर तरीके से आपका सहयोग करने के लिए खड़े हैं। मैं तो कह रहा हूं, मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं, आज भी अगर कोई समाज सेवी संस्था, किसी राजनीतिक दल का व्यक्ति या कोई भी अगर किसी भी तरह के कोई मजदूर या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सड़क पे पड़ा है, उसको पानी पिला रहा है, खाना खिला रहा है, महामारी अधिनियम में कार्रवाई ना करिएगा। आप चाहे तो उसका वीडियो बना लीजिएगा, देख लीजिएगा, जांच कराइएगा, फिर कार्रवाई करिएगा। अगर आपको लगता है वो दोषी है तो दोषियों पे कार्रवाई करने के लिए कौन मना कर रहा। लेकिन सरकार नीतियां बना रही है। मैं आपको एक सुझाव दे देता हूं, चलिए। योगी जी से कहिए, कुल 37 विभाग उन्होंने अपने हाथ में रखे हुए हैं, जो उसमें गृह, आवास, शहरी नियोजन, खाद्य, रसद जैसे विभाग जो है, कुछ जिम्मेदार पढ़े लिखे भाजपा के ही अच्छे मंत्रियों को दे दे। ठीक है, जैसे अब आज आप ही के मंत्री ने एक पत्र लिखा है, हम झूठ कह सकते हैं, आपके मंत्री तो झूठ नहीं कह रहे हैं ना, लेकिन अब इसको इनसे यह भी कह दीजिएगा, पूर्वाग्रह की राजनीति के कारण उनका रसूख न कम करने के प्रयास में लग जाइएगा, क्योंकि समस्या सामने दूसरी है। वो अनर्गल बयान नहीं देते कि वैक्सीन बीजेपी की और सपा की। नहीं, मैं तो कह रहा हूं, जब आपके देश की 2 सर्वोच्च संस्थाएं ही मेडिसिन को प्रतिबंध करने की मांग करेंगी तो हम ये वक्तव्य देंगे, और जब वही संस्थाएं उसको क्लीन चिट देंगी तो हम मेडिसिन भी लगवाएंगे। अखिलेश यादव जी ने जब कहा था, उस समय उन्होंने तभी यह वक्तव्य दिया था जब उनको बार बार उकसा करके ये पूछा जा रहा था, क्योंकि उस समय आप ही के इंडियन मेडिकल काउंसिल ने प्रतिबंधित करने की मांग की थी। होमवर्क कर लीजिए, पढ़ के आया कीजिए। शबनम जी सुनिए, आप भी अधिवक्ता है, पढ़ के आया कीजिए। बिना पढ़े तथ्यों को छवि सुधार के लिए इस्तेमाल करने का प्रयास ना करिए, समझिए। और सुनिए, जिम्मेदारी से, कल अखिलेश यादव जी लौटे हैं हरिद्वार से, अपनी गलतियों को संतों के सामने स्वीकार करते हुए। हम वो लोग हैं जो अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, और आज कल ही उन्होंने कोरोना टेस्ट करा लिया है। क्या बात करेंगे आप? जनता के लिए खतरनाक हो जाती है, ऐसी चापलूसी मत करिए आप एक बात बता दीजिए, आपके बड़े बड़े शीर्ष मंत्री तो चाटुकारिता की हद पार कर चुके हैं। मैं तो सत्य सामने रख रहा हूं, उसी में आपको कष्ट है। 4 सवाल पूछे, उसके जवाब तो आप अभी तक दे नहीं पाई। मैंने 4 सवाल पूछे, उसके जवाब कीर्ति जी अभी तक नहीं दे पाई। मैंने फिर इनको सुझाव दिया, उस सुझाव को ये नहीं दे पाए, और ये राजनीति में चले आए। ये आगे राजनीति पे देखिए। शबनम जी, सवाल इस वक्त कोरोना है, मैं तो दे रहा हूँ ना, मैं तो सुझाव दे रहा हूँ, मैं तो सुझाव दे रहा हूँ। इनको तो योगी जी की छवि सुधार का कार्यक्रम चलाना है। चाटुकारिता कर रहे हैं, वो तो दिख रहा है, वो साफ दिखाई दे रहा है पहले दिन से आप क्या कर रहे हैं। आपके नेता बंगाल में रैलियां कर रहे हैं, बंगाल देश का सबसे बड़े मृत्यु दर का कारक बन गया आज। और बताइए, सबसे ज्यादा मृत्यु दर बंगाल में है, आंकड़े बताइए। चलिए ठीक है, आप सत्ता पक्षी हैं, बताइए बंगाल में कल कितनी मृत्यु हुई है, बताइए कल बंगाल में मृत्यु का दर कितना था। महापंचायत कर रहे थे वो, 10,414 अभी तक बंगाल में मृत्यु हो चुकी है। प्रत्यारोप का दौर चालू हो गया है, 9,000 मौतें आंकड़े हैं मात्र। जितने मैं सुझाव दे रहा हूँ, आप सुझाव नहीं लेंगे। मैं सवाल पूछूंगा, कहेंगे राजनीति हो रही है। आप लोग के लिए एक बात, आप बैठे क्यों हैं सत्ता में जब आपसे काम नहीं समझ रहा है? तो ठीक है, जिम्मेदारियां नहीं समझती, छोड़ दीजिए। सिर्फ राजनीति करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एकमात्र आंकड़े रह गए हैं प्रदेश की सरकार, विपक्ष के लिए, कि जिस तरह से मौतें हो रही लगातार, उस पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति की जा रही है, एक दूसरे पर आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि कार्रवाई के नाम पे और हल के नाम पर कुछ नहीं किया जा रहा है। जिस तरह से दयनीय स्थिति आ चुकी है, लगातार 7,000 में आज लकड़ियां अंतिम संस्कार के लिए मिल रही है लोगों से, तो क्या स्थिति आ चुकी है। अंतिम संस्कार के लिए प्लेटफॉर्म्स बढ़ाए जा रहे हैं, टेस्टिंग में लाइन है, अंतिम संस्कार के लिए लाइन है। और ये आंकड़े मैं आप लोग को लगातार इसलिए बता रही हूं क्योंकि डरने की जरूरत है, और आप डरेंगे तभी आप अपने परिवार को और खुद को बचा सकेंगे। तो डरिए और मास्क लगाइए, इस मास्क से ही आपकी और आपके परिवार के लोगों की भलाई है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। आपका ही मजा आएगा। देखते रहिए कीर्ति भंडूला के साथ प्राइम डिबेट, सिर्फ और सिर्फ प्राइम टीवी पर।